नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सहकारी समिति से जुड़ी जानकारी देंगे। सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। जब आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम किया जाता है तो सहकारी समिति बनाई जाती है। 1903 में भारतीय अकाल आयोग ने सरकार को भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट करने की पेश की थी और 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित भी किया गया। आजादी के बाद कई पहल किए गए और भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। फिर सहकारी समितियों के कार्य ने तेजी पकड़ी। सहकारी समितियों को सहकारी संस्था, सार्वजनिक निगम और सहकारी उपक्रम आदि के नामों से भी जाना जाने लगा। सहकारी समिति ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। ये एक स्वैच्छिक संस्था है। इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ भी सकता है। सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है और अगर संस्था पंजीकृत हो जाती है तो वो ऋण भी ले सकती है। साथ ही सरकार से अनुदान भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर सहकारी समिति के सदस्यों को पैसे की जरूरत होती है तो कम ब्याज में कर्ज भी मिलता है। कई सहकारी समितियां हैं जिससे आप वाकिफ भी होंगे, मसलन उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी सामूहिक आवास समिति, ये सभी हैं। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी जो इससे रिलेटेड हमने आपको बताई। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी हैं। विद्योत्मा जी आपको सहकारी समिति के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी देंगी। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। नंबर है 01206127 इसके अलावा 012061279338 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके सहकारी समिति से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विद्योत्मा झा जी। बहुत स्वागत है विद्योत्मा जी आज के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सहकारी समिति जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर कानून के अंतर्गत हम उसकी परिभाषा को समझें तो कानून उसको कैसे परिभाषित करता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति जो है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें कुछ लोग, एक्चुअली 10 लोग जो अडल्ट पर्सन्स हैं उतने होने जरूरी हैं, तो वो और उसके ऊपर कितने भी हो सकते हैं, तो वो एक कॉमन इंटेंशन से एक जगह पर आते हैं और तभी वो समिति भी कहलाती है, टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। तो उनका जो इन सोसाइटीज का स्पेशली जो प्रिंसिपल होता है सेल्फ हेल्प का होता है, म्यूचुअल हेल्प का होता है और प्राइमरी गोल होता है एक दूसरे को सपोर्ट करने का। उनका एक दूसरे के जो पर्पस है उसके लिए वो अपने रिसोर्सेज पुल इन करते हैं बेस्ट पॉसिबल मेथड में या बेनिफिट्स के लिए वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये मिर्धा कमिटी एंड मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पास किया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत आता है। तो इनका मेन मतलब म्यूचुअल असिस्टेंस का ध्येय होता है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी करना पड़ता है, चाहे वो मॉनेटरीली हो या गवर्नमेंट से बात करके हो या रजिस्ट्रार के पास जाकर ही मामला सुलझता हो, जैसे भी होता हो ये करते हैं। और इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एंड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एसेंशियल एजेंसीज हैं वो इस पर काम कर रही हैं, इसके प्रमोशन के लिए और कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में चलता रहे उसके लिए। विद्योत्मा जी, अगर हम बात करें सहकारी समितियों की तो उसकी बनाने की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी, क्यों जरूरत महसूस की गई कि सहकारी समिति भी होनी चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि इनका पर्पस जो है वो है कॉमन एम या कॉमन इंटेंशन या कॉमन पर्पस को पूरा करना, और जिसके लिए ये हर तरह से जैसे भी हो हर मेथड से एक दूसरे को असिस्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक इनका दूसरा ध्येय था कि
ये चाहते हैं कि इनका जो एम होता है वो होता है एलिमिनेट करना अननेसेसरी प्रॉफिट्स जो मिडिल मैन को जाता है ट्रेड और कॉमर्स से अगर हम जोड़े तो वो उसको खत्म करना। फिर उनका तीसरा कह सकते हैं, मतलब अनदर पॉइंट है कि उनका ये प्रिवेंट करना जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वीकर मेंबर्स जो है सोसाइटी के, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उसके बाद वो उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो अगर हम इसे 1 2 3 करके अगर मैं इसको पॉइंट वाइज बताऊं तो इनका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, अननेसेसरी प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करना, थर्डली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस इन सोसाइटी, और फोर्थली प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जी, अगर हम सहकारी समिति की सदस्यता की बात करें तो उसके लिए क्या जो मानदंड हैं वो दिए गए हैं, क्या कुछ मानदंड होने चाहिए? सबसे पहले तो इसका है कि जो भी इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल के लेवल पे इसकी मेंबरशिप लेने जा रहे हैं तो एज होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष। उसके बाद वो मेंटली साउंड हो, कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अडल्ट होना बहुत जरूरी है। और अडल्ट हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 18 इयर्स में माना जाता है, तो इसलिए 18 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन को वो समझ सके, इसका मतलब ये कि वो समझ सके तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है ये, इसलिए। तो उसके बाद जो है एक कंपनी है अगर, तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950। और उसके अलावा जो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, चाहे फॉर्म है तो उसके तहत फॉर्म फिल करके उनको एडमिट किया जाता है। और उसके भी प्रोसेस होते हैं जिसके पेड वैल्यू 100 रुपीज हो सकती है। तो वो सारा पूरा करने के बाद वो मेंबर बन सकते हैं। और सिमिलरली ये सोसाइटीज या फर्म्स या कोई कोऑपरेटिव एजेंसी या टू कोऑपरेटिव एजेंसी, कोई भी इस तरह से जो बनना चाहते हैं उन सबके लिए सिमिलर कंडीशंस है। सिर्फ एज एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, अदरवाइज एक इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, कॉर्पोरेट बॉडी हो, कोई भी जो रजिस्टर्ड बाय एनी लॉ वो एलिजिबल है एसोसिएट मेंबर बनने के लिए। और उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को फॉलो करते हुए फॉर्म फिल करके मेंबरशिप ले सकता है, जिसकी एंट्रेंस फी ₹100 होती है और वो कमेटी का मेंबर बन सकता है। बिल्कुल, तो ये आपने बताया कि मेंबर कौन कौन हो सकते हैं। अब अगर बात हम करें कि सहकारी समिति के जो सदस्य है वो कौन बन सकता है, ये जो आपने सारी चीजें बताई हैं ये इसके लिए पैरामीटर्स हैं, 18 साल की उम्र या बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट रहता है? ये प्राइमरी है, ये इसके अलावा इसके तहत बहुत कुछ आता है। जैसे सोसाइटी में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए अगर सोसाइटीज स्पेशली अगर अपने आप को रजिस्टर करा रही है तो उनको सर्टिफाइड कॉपी देनी होती है एग्रीमेंट की, स्टैम्प जो होनी चाहिए ड्यूली स्टैम्प हो तभी होगा। फिर प्रमोटर और बिल्डर या ट्रांसफरर जो है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ओनरशिप एक्ट है, तो उसके जो पेपर्स होंगे वो जाएंगे। फिर एप्लीकेशन होता है, फुल वैल्यू पे करना पड़ता है जिसमें कि 20 शेयर्स दिखाने होते हैं। तो 20 शेयर्स तो अडल्ट को ही मिलेगा, ये भी बहुत क्लियर है। तो अडल्ट होना बहुत जरूरी है। फिर तो या फिर जो फर्म या कंपनी है वो सारे जो कंडीशंस है उसको कंप्लाई करते हो जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन्ड होंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम। या उसके अलावा जो दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 22 ऑफ द एनपीएस एक्ट 1960, उसमें फर्म और कंपनी के लिए जो भी अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे देने पड़ेंगे। और उसके बाद इन सारे कंडीशंस को पूरा करने के बाद उसके अलावा जैसे कोई लाइसेंसी ऐसे बन सकता है, सबलेटी है, केयरटेकर है, ऑक्यूपेंट है, तो जो ओरिजिनल मेंबर बन सकता है वो उनमें से कुछ ये लोग हैं। तो अदरवाइज जो बड़े पैमाने पर मेंबर्स बनेंगे उनके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब अगर बात करें सहकारी समिति के पंजीकरण प्रोसेस की, यानी कि प्रक्रिया की, तो वो प्रक्रिया किस तरह से चलती है और ये प्रक्रिया क्या है पूरी? सेक्शन 5 जो है एक्ट का, वो इसके बारे में बहुत क्लियर है कि कौन लोग रजिस्टर हो सकते हैं, कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। और उसमें कहा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्ट्रार के यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वही प्रिस्क्राइब फॉर्म जो भी
टाइम टू टाइम जो भी सोसाइटी के लिए उनके जो नोटिफिकेशंस आते हैं या जो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया जाता है उसको फिल करते हुए वो बन सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बाय लॉज के 3 कॉपीज होनी चाहिए, या एप्लीकेंट्स अगर इंडिविजुअल्स है तो उनकी एंट्री अलग होगी 100 रुपीज देते हुए, सॉरी वो पहले का था, उनकी एंट्री अलग होगी, और उस नंबर ऑफ सोसाइटीज जो मेंबर्स हैं उनके 100 होने चाहिए कम से कम, और 50 से कम नहीं होने चाहिए अगर वो प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है तो ये। और अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ है और उस तरह से वो रजिस्टर होना चाहते हैं तो उनको एज वन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा, उनको अलग अलग नहीं लिया जाएगा। ये फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। तो मेंबरशिप उन सबके लिए ओपन है जो इन सारे तथ्यों को पूरा करते हैं, जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, और उसके बाद रजिस्टर के यहाँ पर पूरा वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल। अब सहकारी समितियों को अगर हम बात करें रेगुलेट करने की, विनियमित करने की, तो इस वाले में कौन सा कानून लगता है? सहकारी समितियों को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो कोऑपरेटिव बॉडीज के एक्ट हैं, फिर अगर वहां से कंट्रोल हो जाए रजिस्ट्रार के यहाँ से, क्योंकि उसमें रेगुलेशंस में ये जो स्टेट के पहले ये एक्चुअली स्टेट बॉडीज माना जाता है इनको ये इनमें कहीं पे भी गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस को प्रमोट भी नहीं किया गया है। तो कॉर्पोरेट वो स्टेट सब्जेक्ट मानकर उसको पहले तो रजिस्ट्रार के दायरे में रखा जाता है। अगर वो बिल्कुल ही क्रॉस कर जाए तो स्टेट उसको देखती है, एंड उसके ऊपर हायर अथॉरिटीज आती जाएंगी जैसे जैसे उसका पैरामीटर ऑफ डिमांड बढ़ते जाएंगे। अब अगर बहु राज्य सरकारी अधिनियम की हम बात करें, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट की, तो वो क्या है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है वो सबसे पहले तो यही बताता है कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, और उसमें कई सोसाइटीज होती हैं जिसमें शुगर हो, मिल्क हो, बैंक्स हो, मिल्क यूनियंस हो, सारे आ जाते हैं, और वो अक्रॉस स्टेट ऑपरेट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सोसाइटीज हैं 567, उत्तर प्रदेश के 147 है, दिल्ली के 133 है, और इनका लीगल जुरिस्डिक्शन जो है ये स्टेट में ही ऑपरेट करता है, और इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट में होता है। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू होता है। तो लॉ मेकिंग का इनका जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई कंट्रोल नहीं रखते इनके ऊपर। ठीक है। अब एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से, सुरेश जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी कार्यक्रम में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरा चेक बाउंस हो रहा है, मैं कोर्ट में केस डाल रखा है, तो उसके बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। चेक बाउंस को लेकर विद्योत्मा जी इनका सवाल है। चेक बाउंस इनका हो गया, कोर्ट में केस भी है इनका, क्या कर सकते हैं अब ये? चेक बाउंस हो गया है तो कोर्ट में जब केस चल रहा है और इनके मतलब केस का क्या स्टेज है, इनके लॉयर ने इनको क्या परामर्श दिया है, इनको लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वो सीधा चेक बाउंस कह देने से तो मैं नहीं बता पाऊंगी उसकी कंडीशन क्या है, वो उसमें कितने का चेक है, ये सारा देखने के बाद बताया जा सकता है। सहकारी समिति चलाने के लिए जो पैसे हैं, जो मेन सवाल रहता है कि ये पैसे कहाँ से आ सकते हैं, पैसे कहाँ से अर्जित किए जाते हैं? एक तो मेंबर्स इनके वो जो शेयर परचेज करते हैं वहां से, लोन, डिपॉजिट या सेविंग्स कह सकते हैं, अकाउंट जो कोऑपरेटिव के साथ होते हैं वहां से, फिर रिटर्न जो होते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज अगर आप जुड़े हुए हैं तो, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, और जैसे हर जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है वो इन्वेस्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट के लिए वो अग्री करता है, तो कोऑपरेटिव के फंड वहां से आते हैं, और टोटल मनी जो इन्वेस्टेड होता है शेयर्स में उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो वो मेंबर्स जो है उसको बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो वो फंड्स ही होते हैं एक तरह से, और शेयर जो है वो विड्रॉएबल और ट्रांसफरेबल होते हैं। और इसमें सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि किस एक्सटेंट तक शेयर्स जो है उसको टेकअप किया जा सकता है, डिविडेंड क्या होगा, प्रॉफिट और सरप्लस, ये सारे डिटेल्स बताए जा सकते हैं, वहाँ पे उनके अकाउंट से देखे जा सकते हैं। जी,
अब सहकारी समिति के पंजीकृत उपनियमों की अगर बात करें तो उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है? विद्युत जी आवाज मिल रही है? हाँ जी, इसमें अमेंडमेंट के लिए बहुत ज्यादा जो प्रिंसिपल्स है की जरूरत है। बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, बट रजिस्ट्रार के यहाँ पर सारे अप्रूव होने चाहिए। पहला तो यही है कि रजिस्ट्रार के यहाँ पर अप्रूव होना चाहिए। अमेंडमेंट जो है बाई लॉज के, वो पहले तो सोसाइटी के रजिस्टर्ड होने चाहिए, और वो उसमें पहले जैसे ऑल्ट्रेशन जो भी करना है वो उसी के तहत होगा। वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रपोजल जाता है और उस अमेंडमेंट के बारे में अप्रूवल आता है। अप्रूवल के बाद जनरल असेंबली जो होती है उसके सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग में जाकर बाई लॉज में अमेंडमेंट करवाती है, और उसको जो भी वो फॉरवर्ड करती है रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर, मतलब रजिस्ट्रार को उसके पेपर्स पहुंचते हैं, और उसके बाद उन एक्ट प्रोविजंस रूल्स जो रिकॉर्ड किए गए हैं राइटिंग में, उसको कंसिडर किया जाता है, रिफ्यूज किया जाता है या रजिस्टर्ड किया जाता है अमेंडमेंट को। तो एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास होगी, और वो कॉपी जो फॉरवर्ड हुई है 1 महीने के अंदर, जैसे मैंने कहा कि उधर आपने रजिस्ट्रार को सबमिट किया, वैसे ही आपको वहां से बताया भी जाता है, एक समय निर्धारित किया जाता है कितने दिन के अंदर आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि अमेंडमेंट को वो आगे प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इसको साइन कराने के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, 2 डायरेक्टर्स होते हैं, जो कॉपी होता है रेजोल्यूशन का उसको अडॉप्ट करने के लिए, अमेंडमेंट के लिए। और उसके बाद वहां पर डेट होता है जनरल मीटिंग का कि कैसे अमेंडमेंट को लाया जाए या ना लाया जाए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं वहां पर, जिनको कि उस मीटिंग में होना जरूरी होता है। सारे लोग तो नहीं जा सकते, पर एक जो जनरल मीटिंग होती है उसमें एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स होता है जो वोट करते हैं, उसमें कुछ लोग रिप्रेजेंट करने जाते हैं वहां पर। मीटिंग के बाद बाई लॉज क्या पर्पस है उसका, वो कंसिस्टेंट है या नहीं वहाँ के नियमों के अकॉर्डिंग, और एग्जिस्टिंग टाइम फ्रेम में उसका होना कितना सही है, नहीं है। तो ये सारा कंफर्मिटी में लेते हुए, एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को देखते हुए अमेंडमेंट लाया जाता है। बिल्कुल। अब सहकारी समिति की अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो विद्युत जी वो क्या होता है? जनरल असेंबली में जो अध्यक्ष रहता है उसकी भूमिका भी क्या रहती है, वो भी बताइए। जनरल असेंबली एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो फाइनल अथॉरिटी होता है, जहां मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स देखा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और वो एक गुड स्टैंडिंग, कम से कम उसमें 2/3 मेंबर होने चाहिए एसोसिएशन के, तो जनरल असेंबली फॉर्म होती है। और वो मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं थ्रू बैलेट सिस्टम, एक रैंडम सिलेक्शन ऑफ पीपल ही होता है। तो ये जनरल असेंबली ही फिर आगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑडिट काउंसिल वगैरह सारा बनाती है, और उसके बाद उस पर काम किया जाता है। तो इनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइड होते हैं। ये सारे मैनेजमेंट देखते हैं सोसाइटी के, सारा काम सुपरवाइज करते हैं, जो सेक्रेटरी करते हैं, या जो भी मेल्स आते हैं, जो कैश होता है, बैंक अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज, डिफेक्ट, सब कुछ वो देखते हैं। ठीक है। अब अध्यक्ष की अगर बात करें तो क्या भूमिका रहती है इसमें? जैसा कि मैं बता रही थी, अध्यक्ष की भूमिका होती है सारे रेजोल्यूशंस जो पास किए जाते हैं मैनेजिंग कमेटी के थ्रू या सेक्रेटरी के थ्रू, उसको देखना, सुपरवाइज करना कि सेक्रेटरी जो भी वहां पर काम हो रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, तो उसको वो सुपरवाइज करना, मेल्स एक्सेप्ट करना, और उसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना सेक्रेटरी को कि क्या करना है, मेल का जवाब देना। उसके बाद जितने जो कैश डिपॉजिट होते हैं सोसाइटी के, बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनको देखना, कैश बैलेंस देखना, प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन, सिक्योरिटीज सोसाइटी मिनिमम जो 1 मंथ का, एंड जिसमें कि एक प्रॉपर प्लेस ऑफ रिकॉर्ड होता है, वहां पर सारा कुछ प्रॉपर ढंग से हो रहा है या नहीं। फिर जो उनके डिफेक्ट्स होते हैं, ऑडिटर्स जो ऑडिटिंग करते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन करना, विजिटर्स के नोट्स बनाना, और सेक्रेटरी अगर मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी स्टाफ को रिमूव करना, किसी को रखना, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे डील करना, और बाई लॉज के कैसे कैरिड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्यों अमेंडमेंट चाहिए तो कब चाहिए, सारा कुछ मैनेजिंग कमेटी के थ्रू बाई लॉज को साइन करवाकर सोसाइटी से एप्लीकेशन दिलवाना, रिसीट, अग्रीमेंट्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, टेंडर, सब कुछ।
वो जनरल असेंबली के चेयरमैन को देखना होता है। अब अगर इसके हम सदस्यों के मतदान के अधिकार की बात करें, जनरल असेंबली के जो सदस्य होते हैं उसमें मतदान के अधिकार क्या होते हैं? ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरल असेंबली के थ्रू हम बात करें, तो इसमें सारे मेंबर्स जो एम्प्लॉय हैं वो सबको वोट का राइट होता है। और वो मेंबर्स जो एंटाइटल टू वोट नहीं है किन्हीं कारणों से, जैसे कि इलेक्शन जो मेंबर ऑफ द बोर्ड जनरल मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग जब होती है, जब उसमें बायलॉज के थ्रू जिस तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं, उसमें अगर किसी को नहीं एंटाइटल किया गया है तो वो वोट नहीं देंगे, बाकी सारे लोग वोट देते हैं। बाकी को इक्वालिटी ऑफ वोट, इक्वल राइट्स ऑफ वोट दिया गया है। और एनी अथॉरिटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सेक्शन 25 में जो मेंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर की पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अथॉरिटी ऑफ सोसाइटी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सारे लोगों को राइट टू वोट दिया जाता है। बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें अगर हम, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी जनरल असेंबली के थ्रू ही फॉर्म होती है, जहां पर यह डिटरमिन किया जाता है कि सोसाइटी के रेगुलेशंस क्या होंगे। चेयरमैन जो है वही मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में सोसाइटी को देखते हैं, तो उसको फॉर्म करना, और उसकी जो अथॉरिटी होती है वो ये होती है कि उसको डेलीगेट किया जाता है टास्क। जो टास्क डेलीगेट किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑर्डिनेंस के थ्रू, सोसाइटी के कोऑपरेटिव रेगुलेशंस एक्ट के लिए, वो सारे उसको परफॉर्म करने होते हैं। बिल्कुल। तो आज विद्योत्मा जी आपने सहकारी समिति और उससे जुड़े तमाम जो जानकारियां हैं वो आपने बताई दर्शकों तक। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।